तो दोस्तों, जो आर्मी की तैयारी करने वाले हैं उनका स्वागत है, और जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि हम एसके के अलावा मैथ नहीं पढ़ेंगे, तो अब मैं उनके कहने पर एसके के ही सॉल्यूशन और एसके की जो बुक है उसका सारा मैटर है वो आपको सोल्व करके यहाँ अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो अंक गणित, आज हम अंक गणित स्टार्ट करते हैं। अंक गणित अर्थमेटिक, ठीक है, अंक गणित। देखिए, इसमें जो पहला ही चैप्टर है वो है संख्याएं। संख्याएं अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जनरल मैथ की और भी क्लासेज अपलोड कर रखी है, या जो एक्स ग्रुप की क्लासें ले रहा हूँ वहाँ जाके आप इनका डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ आर्मी वालों के लिए, वो भी एसके, ठीक है, एसके से बाहर, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि एसके से बाहर हमें मैथ में कुछ पूछा ही नहीं जाता, तो उनके लिए सिर्फ एसके के सॉल्यूशन और क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं यहाँ उपलब्ध करवाऊँगा। तो हम बात कर रहे हैं संख्याओं की। देखो, संख्याओं क्या अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं। किन से मिलकर बनती है? अंक। हमें पता है कि हमारी दशमलव पद्धति में 0 से लेके तो 9 अंक, ये 10 अंक होते हैं, इसीलिए इसको दशमलव पद्धति या दशांक पद्धति बोलते हैं। तो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं, ठीक है। संख्याएं 1 अंक की भी हो सकती है, जैसे ये है, ये सारी संख्याएं भी है। 1 अंक की, 2 अंक की भी हो सकती है, ठीक है, 3 अंक की, मतलब संख्या है वो कितने ही अंकों की हो सकती है। तो हम यहाँ बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। किसकी? प्राकृत संख्याओं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इनको एन से लिखते हैं। अगर प्राकृत संख्याओं की बात आए तो किससे लिखते हैं? एन से। प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनसे हम गिनते हैं कोई भी चीज़ है, जैसे 1, 2, 3, 4, यहाँ से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होगी उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बाद आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं होती है सारी की सारी, पर एक 0 इनमें एक्स्ट्रा होता है, जिनको W से लिखते हैं, वोल नंबर, ठीक है। और ये क्या होती है? 0 से लेके प्लस अनंत तक की जो संख्याएं हैं, प्लस से अनंत तक, मतलब कितने ही अंकों की, 100 अंकों की, 1000 अंकों की, लाख अंकों की, आगे की कितनी भी संख्याएं हो, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। तो हम कह सकते हैं 0 से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। क्या है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बाद है पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटेजर नंबर। कौन सी? इंटेजर नंबर। इंटेजर नंबर, ठीक है। इंटेजर नंबर, पूर्णांक संख्या, ये होती है माइनस अनंत से लेके, माइनस अनंत से लेके, मतलब माइनस में जितनी भी संख्याएं हैं वो माइनस वाली, 0 और प्लस में जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं किन में आती है? पूर्णांक संख्याओं में। किन में आती है? पूर्णांक संख्याओं में, ठीक है। तो सारी प्राकृत संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं किन में आ जाती है? पूर्णांक संख्याओं में आ जाती है। और अगर इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो जनरल मैथ की क्लास लेता हूँ मैं, जो सभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है आती, तो उसमें से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये होगी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब एक नाम आप और सुनते हो, सम संख्या और विषम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या और विषम संख्या।
सम संख्याएं, वो इनको बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो जिन जिन संख्याओं में 2 का भाग जाएगा वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? सम संख्याएं। जैसे -4, -2, 0, 2, 4, 6, 1050, कितनी भी बड़ी संख्याएं हो जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या होती है? सम संख्याएं होती है। देखो 0 क्या है? एक सम संख्या है। अब 0 न तो धनात्मक में आता है, धनात्मक संख्याओं में आता है, न ऋणात्मक संख्याओं में आता है, लेकिन क्या होता है? ये एक सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। विषम संख्याएं, सम संख्याओं के बाद बात करते हैं हम विषम संख्याएं। कि भाई विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इनको बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, माइनस वाली भी ले सकते हो, -3, -5। तो ये सारी संख्याएं क्या होती है? विषम संख्या, ओड नंबर। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या। और जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उनको क्या बोल देते हैं? सम संख्या, उनको बोलते हैं सम संख्या। और भाज्य संख्या, यही संख्याएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? और एक होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर बोलते हैं इनको, प्राइम नंबर। और ये होती है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वह होती है जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे कौन कौन से? 4, 6, 8, 9, 10, 12। ठीक है। जनरल भाषा में हम ये बोलते हैं कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाता है उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब जैसे अगर मैं 4 के गुणनखंड करूं तो ये क्या हो जाएगा? 2, 2, 1। तो 4 के गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2 और 4। क्या हो गए? 1, 2 और 4। तो जो 1 होता है वो सभी प्राकृत संख्याओं का, या किसी भी संख्या की बात करें तो उसका एक गुणनखंड होता है। इसको हम कह सकते हैं ये यूनिवर्सल गुणनखंड है। यूनिवर्सल गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर, यूनिवर्सल फैक्टर। तो 1 क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है। 6 के अगर गुणनखंड की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 6। तो हम कह सकते हैं कि 6 में 1 के और 6 के अलावा 3 का भी भाग जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। इस तरीके से जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर या गुणनखंड होते हैं उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। और जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उनको 2 गुणनखंड, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस तरीके से इनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। इनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। या हम कह सकते हैं कि 1 के और 2 के अलावा मतलब 1 और स्वयं के अलावा इन संख्याओं में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 1 और 2, इसका 1 और 3, इसका 1 और 5। तो इस तरीके से जिनके 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं।
अब यहाँ ये ध्यान रखना कि एक है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्या? न तो भाज्य है न अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एकमात्र सम संख्या है, दो एकमात्र सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, जो क्या है? अभाज्य संख्या है। अब इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं होती है, लेकिन दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो ये हो गए अपने भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इनके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं या इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनको हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q है वो 0 के बराबर नहीं होता। ऐसी संख्याएं जिनको हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो जितनी, जैसे मैं कहूँ 5/7, 8/9, कुछ भी लिखो आप, भिन्न के रूप में जो भी लिखोगे वो संख्याएं क्या होगी? सारी की सारी परिमेय संख्याएं होगी। अब मैं बात करूँ प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, ये तीनों की तीनों ये क्या है? हम कह सकते हैं कि ये सारी परिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है? ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। क्योंकि इनको हम, जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, तो इनको 1/1, 2/1, 3/1 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं जिनको हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जी, अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर, इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3 ऐसी संख्याएं जो अंडररूट में हो और जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जो पूर्ण वर्ग नहीं हो और अंडररूट में हो, वो सारी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। कोई संख्या जैसे दशमलव संख्या, दशमलव संख्या कौन सी? ऐसी दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद न तो आवर्ती होती है उसकी, ठीक है, जो दशमलव के बाद रुकती नहीं है, अशांत होती है, नई संख्याओं की आवर्ती होती है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्योंकि इनका दशमलव के बाद है वो मान है, वो कभी रुकता नहीं है। दशमलव के बाद जितना आप आगे निकालना चाहो उतने मान आते रहेंगे। इसी प्रकार पाई है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो 22/7 है, 22/7 है, क्योंकि हम मानते हैं पाई का मान 22/7 है, परंतु 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है और पाई है क्या? एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर मैं 0.333 इस तरीके की संख्याओं की बात करूं तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, जिसको हम 0.3 का बार लिखते हैं। या कोई भी संख्या जो दशमलव के बाद में रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद में रिपीट हो रही है, 2, 3 ऐसे लिख दो, या 0.2323 इस तरीके से। अगर दशमलव के बाद में उनकी संख्याओं की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाती है तो वो सारी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। और दशमलव के बाद अगर पुनरावृत्ति नहीं होती और वो संख्या कंटिन्यूस चलती रहती है, मतलब उसके दशमलव के बाद अनंत मान निकाल सकते हैं, वो संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। तो ये बात हो गई हमारे अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं की। ठीक है, तो आज आप परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इन संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं वर्गमूल और घनमूल की। किन की बात करते हैं? ठीक है, दूसरा इसका दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? वर्गमूल और घनमूल। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जिसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? अगर किसी संख्या को हम उसी संख्या से, सेम संख्या से, अगर मैं कहूँ मैं 2 को 2 से गुणा कर रहा हूँ, किसको? 2 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ, 2 को 2 से गुणा करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? 4 मिलेगा। तो ये 4 क्या हो गई? 2 का वर्ग। मैं क्या बोलूँगा? 2 का वर्ग क्या है? 2 का वर्ग क्या है? 4। 2 का वर्ग क्या है? 4। और 4 का वर्गमूल क्या है? 4 का वर्गमूल क्या है? 2। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। वर्गमूल है हम 2 विधियों से निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती है। एक तो होती है गुणनखंड मेथड, गुणनखंड, ठीक है। एक तो होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। एक होती है भाग विधि। आपको दोनों ही सीखनी है, क्योंकि दोनों ही पर बेस्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुणनखंड विधि, जैसे मेरे को कोई भी संख्या दे दी 144, क्या आपको ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालो। क्या निकालो? इसका वर्गमूल। वर्गमूल को क्या हम अंडर रूट से भी लिखते हैं। अंडर रूट, अगर कहीं अंडर रूट दिया हुआ है किसी भी संख्या का, इसका मतलब क्या है? जो संख्या अंदर दी हुई है ए कुछ भी, तो उसकी घात क्या है? 1/2 है। उसकी घात क्या है? 1/2। तो इस संख्या का आपको अगर वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से हम ऐसे निकालेंगे, देखिए 1 4 4, हम भाग देंगे इसमें 2 का। सबसे पहले 2 का भाग जाता है, 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 7 2। फिर 2 का भाग देंगे 36, फिर 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, 2 का भाग देंगे 9 में 3 का भाग देंगे 3, और 3 में 3 का भाग 1। तो क्या आ जाएगा? फाइनल। तो ये क्या आ रहे हैं अपने पास? 2 के जोड़े बन रहे हैं। किसके बन रहे हैं? 2 के जोड़े। मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये क्या बने? 2 के जोड़े। तो 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो ये क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये इसका वर्गमूल निकालने की बात करें तो इन जोड़ों में से एक एक संख्या ले लेंगे। 2 1 2 इसमें से, 1 3 इसमें से, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 12। तो इस 144 का वर्गमूल क्या हो गया? 12। क्या हो गया? 144 का वर्गमूल क्या हो गया? 12। तो इस तरीके से हम जो ये गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। ये एक क्वेश्चन और करके देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, तो उसका भी हमें पता इससे चल जाएगा कि इस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं 400, इसका वर्गमूल निकालो। ठीक है, इसका क्या निकालना हमें? 484 का वर्गमूल निकालना। 484 का, तो इसमें 2 का भाग जाता है, हमने 2 का भाग दिया। ठीक है, तो कितनी बार गया? 2 4 2, फिर 2 का भाग दिया 1 2 1। अब इसमें 121 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, क्योंकि इनके 1 + 2 + 1 क्या होता है? 4 में नहीं जाता, ये संख्या में नहीं जाता। हमें पता है ये 11 का वर्ग है, तो हम 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। फिर 11 का दिया तो 1 बार। तो ये क्या बन गए? जोड़े। अगर ये जोड़े नहीं बनते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक है, तो 1 यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया, तो क्या हो गया? 2 × 11 क्या हो गया? 22। तो ये क्या है? 284 है, उसका वर्गमूल क्या हो गया? 22। उसका वर्गमूल क्या हो गया? 22। तो
तो 284 का वर्गमूल क्या होता है 22, 22। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से ये जो हमने किया है ये क्या है 2, 2, 11, 11, ये क्या है इस संख्या के गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम इस विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम भाग विधि की बात करें, भाग विधि में क्या होता है, जैसे अभी इसी संख्या का हम अगर भाग विधि से निकालें 4, 8, 4, तो इधर से राइट हैंड साइड से 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। अगर जोड़ा बनता है तो ठीक, नहीं तो नहीं सही। लेकिन हम क्या शुरुआत करेंगे वो अपने दाएं हाथ की तरफ से करेंगे, 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे 2-2 अंक का जोड़ा बना के ये भाग विधि से क्या कौन सी संख्या यहाँ लें जिसको गुणा करने पर, देखिए पहले ये 1 ही है, यहाँ इधर अगर 0 लिख लो तो इसमें क्या है हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी संख्या चुनो जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 4 या इससे कम आए। तो अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूं तो क्या मिलेगा मेरे को 4, क्या मिलूंगा 2 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 4। अगर मैं 3 को 3 से करता तो 9 मिलता, 9 क्या 4 से ज़्यादा हो जाता, पर मेरे को क्या चाहिए या तो 4 या 4 से कम। तो इधर देखिए ये 2 को 2 से गुणा किया, ये तो क्या जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो ये 2 और 2 क्या हो गए 4, लेकिन ये 4 में से 4 घटाए तो क्या हो गया 0। आगे हम क्या करेंगे, आगे वाला पूरा जोड़ा उतारेंगे। एक संख्या भाग में तो क्या करते हैं हम एक संख्या उतारते हैं आगे वाली। अगर यहाँ इस जो गुणनखंड वर्गमूल निकालने की भाग विधि है, इसमें पूरा का पूरा क्या उतारते हैं जोड़ा उतारते हैं। अब क्या करना है, ये 4 आ गए, 4 को ऐसी संख्या से गुणा करो यहाँ कि 84 आ जाए या फिर इससे छोटी संख्या। तो यहाँ 2 से गुणा करूँ मैं, देखो वो संख्या जिससे हम गुणा कर रहे हैं वो यहाँ रखनी होती है इसके इकाई के अंक पे, और उसी को यहाँ ऐसे गुणा करना होता है। तो मैं 2 को अगर 2 से गुणा करूँ, मतलब 42 को 2 से गुणा करूँ तो क्या आ जाएगा 84, क्या आ जाएगा 84, ठीक है। अब आगे घटा लिया तो 0, आगे कोई संख्या है नहीं। अगर आगे कोई संख्या होती तो हम और आगे ऐसा ही करते, पर हमारे यहाँ आगे कोई संख्या है नहीं तो हमने सीधा सीधा यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 4। अब आप कह लोगे इसका आधा है, वो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल। या हमने पहले किससे गुणा किया 2 से, उसके बाद फिर किससे गुणा किया 2 से, तो ये क्या हो गया 484 का वर्गमूल हो गया, क्या हो गया वर्गमूल 484 का वर्गमूल क्या हो गया 22। तो ये 2 विधियाँ होती है, गुणनखंड विधि और भाग विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि, जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए भाग विधि से एक क्वेश्चन और देखिए, कोई संख्या आपको दी हुई है, कोई भी संख्या ले लो, ये इसी का कर लेते हैं हम, ठीक है। इसका अगर आपको वर्गमूल करना हो भाग विधि से, हमें क्या पता 2-2 के जोड़े, इधर 2-2 के जोड़े बन रहे हैं तो ठीक है 2-2 के जोड़े बनते हैं, नहीं बन रहे होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आप अकेला सिंगल कैरेक्टर रख सकते हो, बाकी राइट हैंड साइड से तो आपको 2-2 के जोड़े ही बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जोड़ा क्या है 70 है, तो हम किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 70 या इससे कम आना चाहिए। तो 8 को मैं 8 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा 64, 8 को 8 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा 64, ठीक है। इधर वाले तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 8 और 8 क्या हो जाएगा 16, 8 और 8 क्या हो जाएंगे 16। लेकिन यहाँ 70 में से 64 को घटाया तो कितने बचे 6, क्या बच गए 6। अब आगे वाली संख्या उतार, आगे वाली एक संख्या नहीं पूरा का पूरा जोड़ा उतार देते हैं, पूरा का पूरा जोड़ा उतार देते हैं। तो फिर हम इसको 16 को किस संख्या से इधर गुणा करें, कौन सी संख्या यहाँ रख के गुणा करें कि ये 656 या इससे कम आए। तो मैं अगर 1 से गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1 से गुणा करूँगा तो ये 161 बहुत कम आएगा। 2 से गुणा करूँगा तो मेरे को यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आता है कुछ 324, ठीक है। कितना आता है 324, ये भी बहुत कम है। मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ, ठीक है, 3 से गुणा करूँगा तो भी ये क्या आएगा
9, 8 और 4, फिर भी कम आ रहा है। फिर ये आपको गुणा करके इस तरीके से देखना पड़ेगा कि हम किस संख्या से इसको गुणा करें कि इसके बराबर या इससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 4 से गुणा करूं, इसको किससे गुणा करूं? 4 से, ठीक। 4 से गुणा करूंगा तो क्या होगा? इसको मैंने 4 से गुणा किया, 4 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 4 को 4 से गुणा किया 16, ठीक है। 1 कैरी इधर 24 और 1 25, फिर 4 और 2 कैरी वाला 6, मतलब सेम टू सेम। तो हमने इसको कितने 4 से गुणा करेंगे तो ये सेम संख्या 656 आ जाएगी। देखो अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो ही ये संख्या है वो कंप्लीट ये सेम संख्या आएगी। अदरवाइज अगर पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है तो यहाँ कुछ न कुछ छोटी संख्या ही लेनी पड़ेगी हमें। तो हमने यहाँ क्या किया? पहले तो 8 से गुणा किया और फिर किससे गुणा किया? 4 से, 8 और 4 से। तो ये जो 7056 है इसका वर्गमूल क्या हो गया? इसका वर्गमूल हो गया 84। इसका वर्गमूल क्या हो गया? 84। तो इस तरीके से भाग विधि और गुणनखंड विधि से हम क्या निकाल सकते हैं? वर्गमूल। इन दोनों विधियों पर डिपेंड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो उसका हम अगले जो वीडियो में है उसमें देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इससे इन दोनों विधियों से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।